तो भाई अपने टीचिंग स्टाइल से स्टूडेंट्स की करते हैं मौजा ही मौजा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर सर अवध ओझा। अवध सर, सर आप आईएएस की कोचिंग देते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हमारा जो सेशन है उसका नाम है क्रैश कोर्स। तो क्या आईएएस बनाने के लिए भी कोई क्रैश कोर्स होता है क्या? कोई 30 दिन में आईएएस बन जाओ, 24 घंटे में आईएएस बना देते हैं, कुछ ऐसा भी होता है क्या? शोले एक मूवी थी, तो उसमें एक बड़ा प्यारा डायलॉग था। तो हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन जी से निशाना लगाना सीखती है। तो कहती मैं तो तुम्हें, वो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि मैं तो तुम्हें 2 दिन में सिखा दूंगा। धर्मेंद्र जी कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 दिन में सिखा दूंगा। तो अमिताभ बच्चन वाज लाइंग बिहाइंड हिम एंड ही सेज कि बहुतों को तो इन्होंने 2 घंटे में सिखा दिया है। तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, यू शुड हैव अ वेरी गुड बैकग्राउंड जी। तो वो स्ट्रांग बैकग्राउंड जिसकी है उसकी हम फिनिशिंग करते हैं एज अ कोच। तो वी एज अ कोच डू द फिनिशिंग फॉर द पीपल एंड दोज हु अंडरस्टैंड दे क्वालिफाई आईएएस। सर माना जाता है कि आईएएस इंडिया की सबसे पावरफुल जॉब है। तो जो जॉब अपने आप में इतनी पावरफुल है उसके लिए इतनी मोटिवेशन देने की क्यों जरूरत है? वो तो अपने आप में काफी मोटिवेटिंग चीज हो गई। नहीं, तपस्या करते वक्त कभी कभी आदमी को दुख भी होता है। जैसे हमारी एक स्टूडेंट है टीना दावी, राजस्थान कैडर की जी। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हर दिन लगता था कि नहीं होगा, इट्स अ टफ टास्क। तो या तो आपका मन बहुत स्ट्रांग हो खुद ब खुद कि आप प्रभु राम की तरह 14 साल स्वयं जंगल में पड़े हुए हैं, और या फिर पीछे से आपको कोई चाहिए जो आपको डेली याद दिलाता रहे कि आप राजा बनने के लिए पैदा हुए हो, चाणक्य की तरह। बिल्कुल सर। सर एक डिबेट भी है, अब एक डिबेट के ऊपर मेरे को आपसे पूछना है, वो है इंग्लिश वर्सेस हिंदी डिबेट। इंग्लिश आना कितना ज़रूरी है? आईएएस के हिसाब से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आईएएस की जो अटेम्प्ट जो हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं, क्या उनके लिए इजी हो जाता है? और लाइफ में भी क्या इंग्लिश जिसको आती है उसको मतलब समझ में नहीं आता? कई बार समाज जो है वो थोड़ा सा क्लासी समझता है, हिंदी मीडियम होता तो वो जुझारू हो जाता, लड़का क्लासी नहीं रहता। तो क्या आपको लगता है कि एक बायस है? बायस नहीं है। अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब थे तो पूरा प्रेजेंटेशन उन्होंने हिंदी में दिया जी। कितनी बड़ी बात है कि ऑल द टॉप ब्रास पीपल आर सिटिंग हियर, और उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन हिंदी में दिया। तो लैंग्वेज के साथ कोई बायसनेस नहीं है, पर एजुकेशनल पैटर्न ऐसा रहा। मतलब मैंने बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को देखा कि उन्हें पता ही नहीं था कि पढ़ना क्यों है। जी। फॉर देम ई इज इक्वल टू ई। एजुकेशन इज फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप एक कंट्री में आते हो, वहां की 90% पीपल इलिटरेट है जी। 90% पीपल पॉवर्टी से सफर कर रही है। वो कंट्री नेशन है ही नहीं, देयर इज नो नेशन, कोई नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। और उस कंट्री के लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ रहे हैं, खाने को नहीं है। बिल्कुल। उस कंट्री में आपको लोगों को सड़क पे लाना है मास मूवमेंट के लिए, क्या करोगे आप? ये मेरा सवाल है आपसे। सर मतलब उनको मतलब कंट्री के 90% लोग इलिटरेट है जी, 90% पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, नेशन है ही नहीं, लोगों के पास खाने को नहीं है। उस कंट्री में आप लोगों को सड़क पे ला रहे हो मास मूवमेंट करने के लिए, कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट तो सर एजुकेशन, मतलब उनको किसी तरीके से तो चैनलाइज करना ही पड़ेगा। कैसे करोगे आप बताओ, कैसे आप चैनलाइज करो, कैसे करोगे? इंस्टाग्राम। तो उस 1920 के दौर में गांधी जी कम्स टू इंडिया। जी। ही कम्स टू इंडिया एंड ही अंडरस्टैंड्स सर्टेन फॉर्मूलाज। जैसे जिंदगी में अगर किसी को करीब लाना है तो डीओ लगाने की जरूरत नहीं। जैसे टीवी में ऐड आते हैं, एक लड़का कॉलेज जा रहा है, लड़कियां उससे बात नहीं कर रही, नेक्स्ट डे वो डीओ लगा के जा रहा है, परिया गिर रही है उसके ऊपर। तो मैं उस आदमी का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, इसको चाहिए क्या? द मोस्ट कीवर्ड इन द लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंटरेस्ट। जी। एंड गांधी जी अंडरस्टूड इट। तो उन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, तो उन्होंने हर रीजन, जैसे पंजाब का आदमी है तो वहां एक मुद्दा था अकाली मूवमेंट, बोले यू विल फाइट ऑन दैट इशू। लोकल इश्यूज, नेशनल प्लेटफॉर्म। दिस इज व्हाट वी लर्न व्हाइल स्टडीइंग, दिस इज कॉल्ड एज लर्निंग। अगर एजुकेशन में 2 चीज नहीं है, क्यूरियोसिटी और लर्निंग, तो इट इज अ वेस्ट। तो मेरा मानना यह है कि बायसनेस नहीं है, एजुकेशनल पैटर्न, मतलब हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, हम लोगों को रटा रहे हैं।
अब तोते को आप कितनी बार भी राम कहला लो, वो बुद्ध तो नहीं हो पाएगा ना। दिस इज द डिफरेंस। बिल्कुल। सर आपने लर्निंग की बात करी और आपका जो शिक्षा देने का जो स्टाइल है वो बड़ा अच्छा है और आप बड़ा यूथ से बड़ा अच्छा कनेक्ट करते हो। पर युवाओं की एक शिकायत है कि जो समय पढ़ाई का है वही समय प्यार करने का भी है। तो ये जो बैलेंस है ये कैसे बनाना है? मतलब वर्क लाइफ बैलेंस तो बन नहीं रहा, ये वर्क लव लाइफ बैलेंस कैसे बनाएंगे बच्चे? जिसका भी मन उसके कब्जे में है, जैसे मैं अपने स्टूडेंट से बोलता हूं, कई बार लोग क्लास में पूछते हैं सर अफेयर करना चाहिए? तो मैंने कहा यार इफ यू आर लाइंग डाउन इन लैप ऑफ अ गर्ल एंड यू आर थिंकिंग अबाउट नेशनल इनकम तो करना चाहिए, कि आपका मन किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। कभी कभी जैसे एक बार मुझे बड़ा रिप्रिमेंड किया गया कि एक लड़के ने मुझसे पूछा कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो मैंने उससे पूछा कि गर्लफ्रेंड है? उसने कहा नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। तो उसने मैनेजमेंट जाके शिकायत कर दी कि साहब माय फादर हैज सेंट मी हियर टू स्टडी एंड मिस्टर रोजा वाज सेइंग यू शुड हैव अ गर्लफ्रेंड। तो मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया, उसने लिख के दिया अर्जेंट। मैं समझ गया कोई कांड हुआ है। ही वाज आल्सो स्टैंडिंग देयर। तो मैनेजमेंट ने कहा रोजा व्हाई यू टॉक लाइक दिस? मैंने कहा सर मैंने इससे सिर्फ इतना पूछा था कि यू हैव अ गर्लफ्रेंड। इसने सर ये तो नाराज हो गया। मैं इसको ये बता रहा था कि जैसे पार्कों में लोग बैठे हैं कपल्स, सुबह 8 बजे से रात 8, वहां तो वो समय नहीं पूछते, तो पढ़ाई में क्यों पूछ रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये था कि जहां भी मजा आएगा वहां आदमी टाइम नहीं पूछेगा। जी बिल्कुल। तो यू शुड लव व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, आप सब कुछ करोगे। सर एक क्वेश्चन और लोगों के बीच में आता है कि बहुत बार डिसीजन मेकिंग के टाइम पर ना लोग समझ नहीं पाते, बहुत बार क्रॉस रोड्स पर होते हैं कि किस तरीके का डिसीजन लिया जाए। और बॉलीवुड ने तो वैसे ही एक लाइन दे दी है कि दिल की सुनो दिमाग की सुनो। आपको क्या लगता है कि जब आदमी को दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए, या फिर जैसे कहते हैं कि इमोशनल डिसीजन या फिर प्रैक्टिकल डिसीजन? नहीं, डिसीजंस जो हैं लाइफ में, जैसे हमारा जो मन है वो द्वंद्व का शिकार रहता है, डुअलिज्म। उसकी वजह यह है कि 95% लोग दुनिया में हर चीज कंफर्म करना चाहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है तो बोलता है सर मैं आईएएस बनूंगा। अब अगर ये बात मुझे पता होती कि मैं नहीं बनूंगा तो मैं तैयारी ही क्यों करता? तो अब हम चाहते हैं हर चीज कंफर्म हो, वो है नहीं। तो जितने लोग कंफर्म करना चाहते हैं वो सबसे बात करते हैं, हजारों लोगों से पूछते हैं, दुर्योधन की तरह। जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है। जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं। तो रिस्क लेना पड़ेगा, डिसीजन इन अ डायरेक्शन ऑफ अ राइट पर्सन। आप किसी अपने माँ बाप से पूछो, उनसे अच्छा डिसीजन देने वाला कौन हो सकता है, और रिस्क लेना पड़ेगा। जी सर। सर आपके सब्जेक्ट पर भी आते हैं तो अवध ओझा सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं और बड़ी खूबसूरती से पढ़ाते हैं। पर सर हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो बचपन में एक लाइन बोली जाती थी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह को सफा। तो जिस सब्जेक्ट को इतना डिमोनाइज किया हुआ था शुरुआत से, आप मतलब आप क्या सोसाइटी को वापस देना चाहते हो कि नहीं मैं उस हिस्ट्री से प्यार करा कर ही रहूंगा बाकी बच्चों को? साइंस इज बेस्ड ऑन रीजन एंड ह्यूमैनिटीज इज बेस्ड ऑन एनालिसिस। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ तो बीए के लड़के को बर्बाद आदमी मानते हैं। जैसे कोई बीए किया हुआ लड़का है, शादी वगैरह में खड़ा है, तो हमारी सोसाइटी में लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग कर। अरे वाह, एमबीए तो ठीक है भैया, हम बीए कर रहे हैं, पीछे आओ। तो वो बीए को मानते हैं कि बर्बाद आदमी। इस कंट्री में ह्यूमैनिटीज को बहुत रेयर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है। तो जैसे अभी आपने कहा, हमारी टीचर क्लास में 10th में बोलती थी कि बेटा बस अब हिस्ट्री दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आएगी जी, और वो सामने आके खड़ी हो गई। अब जिस कंट्री में लोगों को पता ही नहीं कि उनका नेशन पैदा कैसे हुआ, ये इंडिया कैसे पैदा हुआ, ये नेशन बना कैसे, तो वहां पे हिस्ट्री पढ़ाना एक थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो मैंने फिर आचार्य रजनीश से एक बात सीखी, फिलॉसफी टू बी कन्वर्टेड इन स्टोरीज। ये कॉन्सेप्ट मैंने उनसे लिया जी। एंड देन आई स्टार्टेड कन्वर्टिंग द हिस्ट्री मैसेजेस इन स्टोरीज। तो कुछ तो लड़के हिस्ट्री पढ़ने आते हैं मुझसे और कुछ स्टोरी सुनने आते हैं, और जो कुछ दोनों नहीं करने आते मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ मसाला रख ही लेता हूँ
कहीं वुमन की बात छेड़ दी, कहीं सेक्स की बात छेड़ दी, तो तुरंत अटेंटिव हो जाता है कि अब क्या बोलोगे। तो वो मैं जानता हूँ कि किसको कहाँ पे जिंदा करना है। तो सर इतना जो प्रेशर है आईएएस की कोचिंग में और आईएएस की पढ़ाई में, तो वहां पर आप ह्यूमर का कितना रोल देखते हो? आपकी जो जिस तरीके की आप पढ़ाते हो, जिस तरीके से, उसमें ह्यूमर का बहुत बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ा रोल है, लोग एंजॉय करते हैं, और जिनको आईएएस नहीं बनना वो भी तो आपके वीडियोस देख ही रहे हैं। तो ह्यूमर की कितनी इंपॉर्टेंस है? ह्यूमर जैसे चटनी है खाने में, अब आप दाल की तरह ह्यूमर डाल दोगे तो लड़का बड़ा दुखी हो जाएगा। तो आपको ह्यूमर को, जैसे 2.5 घंटे की क्लास होती है, तो साइंटिफिकली क्लास 40 मिनट्स 45 मिनट्स, तो 40 मिनट्स के बाद चूंकि हम एक एलिवेटेड लेवल पे होते हैं तो हमें पूरी क्लास दिखाई पड़ती है। कोई आसमान की तरफ देख रहा है, किसी ने सामने वाले को उंगली कर दी, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तब मुझे पता होता है कि अब स्ट्राइक करना, अब मिसाइल मारनी है। बस वहीं पे मैं उस चीज को तुरंत डाइवर्ट कर देता हूं। सर एक देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी आते हैं। आप जिस तरीके से आप क्लासेस लेते हो, मैंने जैसा कि कहा बहुत सारे व्यूज़ हैं आपके वीडियोस पर, बहुत लोग पसंद करते हैं, पर जो देश का एजुकेशन सिस्टम है इस टाइम पर, क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि आइडियाज़ ऑफ इंडिया के मंच पर हैं हम, कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है इस टाइम? नहीं, बिल्कुल हमारी स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है उसे हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब हमें लोग पैदा करना पड़ेंगे जो सोचें, सोच तो वो वैसे भी रहें, पर सही दिशा में हम उन्हें कनेक्ट करना सिखाएं, जोड़ना सिखाएं। तो और वो एजुकेशन अच्छा रोल प्ले करती है। तो इफ स्कूल्स विल बी गुड एंड टीचर्स विल बी रिस्पेक्टेड, जैसा यूएस में टीचर्स को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर्स की बात कर रहा हूँ। तो इफ टीचर्स विल बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट बाय द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी, एंड एजुकेशनल पैटर्न पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड होना चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं दुखी, निराश, जैसे कारगिल से आ रहे हैं, 50 किलो का बैग पकड़े हुए हैं बेचारे, कि ये बेचारे मजदूर टाइप के, और वो पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वो सीख नहीं रहे, उनके ऊपर प्रेशर है, रट रहे हैं वो। उन्हें कहा, मेरी बेटी कहती है कि पापा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों पढ़ना है? हाँ, मैंने कहा मत पढ़, तुझे तो वैसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है। लेकिन कितनी अच्छी किताबें एनसीईआरटी की बनाई गई हैं, उसमें ब्रैकेट्स हैं, उस पर लिखा हुआ ऊपर ऑब्जर्वेशन। गांधी जी इंडिया आए तो सीधे जंप नहीं किया उन्होंने, ही रोम्ड इन दिस कंट्री फॉर अ ईयर, लोगों से मिले, देखा, पॉवर्टी देखी, तब उन्होंने फैसला किया अच्छा अब इस तरह से स्टेप्स लेने। तो ओवरहॉलिंग जरूरी है, और टीचिंग जो फैटर्निटी है उसके लिए काम करना जरूरी है। जी सर, बिल्कुल। सर कई लोगों से मैंने पूछा, इस इंटरव्यू से पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली, मैंने पूछा कि आपके साथ बैठ रहा हूँ, कुछ सवाल करूँगा, तो एक सवाल ये भी आया है कि अपना दिमाग तेज कैसे करें? पेरेंट्स कहते हैं कि बादाम खाइए, और मैं बादाम भिगोना ही भूल जाता हूँ। नहीं, आप धोखा खाइए, आपका दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा। उससे अच्छा बादाम से ज्यादा काम करता है वो। इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं। ओ बेटा, वो क्या बोलते हैं आजकल, एक पर्टिकुलर वर्ड है सोसाइटीज में, बच्चों को बोलते हैं वो, कुछ है टिपिकल सा वर्ड है, बाबू बाबू करके कुछ बुलाते हैं। अच्छा, बाबू तो सर अब यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, स्ट्रगल किया, कितना पावरफुल माइंड है इनसाइड से, कितना स्ट्रांग माइंड है। मतलब जहां से वो आते हैं, अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि रेलवे से उनका पर्टिकुलर कनेक्शन है। आज उनकी जो सबसे बड़ी ताकत, जिस पे मैं उन्हें एडमायर करता हूं, ही इज मेंटली सो स्ट्रांग। आप कुछ भी बोलो, और जो इस तरह का आदमी होगा उसे आप, तो मन को स्ट्रांग करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप एक्सपोज रहो, सोसाइटी में रहो, लोगों से मिलो, उनके साथ उठो बैठो। आप धोखा खाओगे, आप इतने मैच्योर होते चले जाओगे कि आपको किसी बादाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी के पास तो बचपन में शायद पैसा भी नहीं रहा होगा बादाम खरीदने का। बिल्कुल। सर एक सवाल और लोगों ने पूछा है कि फियर ऑफ फेलियर के बारे में कई लोग बात करते हैं। ये फियर ऑफ फेलियर का जो प्रेशर है, ये गुड प्रेशर है या बैड प्रेशर है? नहीं, प्रेशर अच्छा होता है। दो चीजें होती है, एक होता है प्रेशर, एक होता है स्ट्रेस। तो प्रेशर इज वेरी गुड। जैसे फियर बड़ी प्यारी चीज है, बच्चा है छोटा सा 6 महीने का, उसको उसके सामने सांप आ गया, अब उसे पता ही नहीं है सांप है, वो तो जाके पकड़ लेगा। लेकिन हम आप तो भागेंगे ना। तो फियर इज अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म इन अ बॉडी, अच्छी चीज है, वो आपको एक्टिवेट रखेगा। पर जब आप स्ट्रेस में आ जाओगे, देन यू विल सफर। तो पीपल लूज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, नॉट बिकॉज ऑफ फियर। बहुत बड़ी बात सर। सर क्या लाइफ में प्लान बी भी होना चाहिए? क्या प्लान बी होना कमजोरी की निशानी तो नहीं है?
मोदी जी ने एमबीए किया ही नहीं, कहाँ है उनके पास प्लान बी? जिनके पास सपने होते हैं उनके पास प्लान बी होता ही नहीं। कटोरा होता है, उसको वो घर में रखते हैं और उस कटोरे पे लिखते हैं कि ये मेरा फ्यूचर है अगर मैं हारा। मेरे पास है बड़ा सा। क्या वर्कaholic होना ठीक है? वर्कaholic नहीं, ड्रीम अल्कोहलिक होना चाहिए। आपका सपना आपका नशा होना चाहिए। इतना काम क्यों करना? इतने सारे लोग हैं दुनिया में काम करने के लिए, वो करेंगे। लेकिन आपका सपना अगर आपका नशा नहीं है तो फिर वर्कaholic होंगे तो आप मजदूर होकर रह जाएंगे। कोई और आपके पैसे पे मर्सिडीज लेके चलेगा। आप तो सिर्फ दिमाग को जिंदा करो, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सर, एजुकेशन ओवरहॉल की आपने बात करी, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कि सेक्स एजुकेशन को नॉर्मलाइज कैसे करना है। मतलब मैं अपने टाइम की बात करूं तो 20 साल पहले भी जब ये टॉपिक आता था तो टीचर भी थोड़ा सा घबराता था, बच्चे हंस रहे होते थे, तो इस पर असहज थे लोग। आज भी असहज दिखाई देते हैं। सेक्स एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और सेक्स एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने का आपके पास कुछ कोई तरीका है, कुछ आपका सोच है इस चीज़ के ऊपर? आप कभी इलाहाबाद गए? इलाहाबाद नहीं सर। इलाहाबाद एजुकेशनल हब रहा किसी ज़माने में। उसको ऑक्सफोर्ड का, ईस्ट को ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। वहाँ का जो सबसे फेमस चौराहा है सिविल लाइन्स जी और जॉर्ज टाउन, उन चौराहों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिखा है, निराश पुरुष मिले। ऐसा पूरे इंडिया में इतनी निराशा इस देश में युवाओं को है, वो लिखते हैं बचपन की गलतियों के शिकार। बचपन में कौन गलती करता है? बचपन है तो हो ही रहा है, उसमें गलती की क्या बात है? और फिर अभी वो जो सीरीज आई थी मिर्जापुर जी, क्या प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने इस क्वेश्चन का। आंगडनन गोज टू द डॉक्टर। बिल्कुल। वो जो सेक्सोलॉजिस्ट है उसका नाम भी बड़ा प्यारा है, वो कहता है शर्मा से क्या शर्माना। ही गोज टू द डॉक्टर, ही इज सफरिंग, ही आस्क्स मकबूल टू सिट। मकबूल को बोलता है बैठो। फिर वो कहता है कि आजकल बहुत सारे पतन हो रहे हैं, राजनीतिक पतन हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है, उसमें से एक शीघ्र पतन भी है। एंड देन ही पॉइंट्स टू मकबूल कि ये उससे परेशान। मकबूल टर्न्स टुवर्ड्स हिम। दिस इज द कंडीशन ऑफ पीपल इन दिस कंट्री। अपनी बात को डॉक्टर से कह नहीं पा रहे। तो जिस देश में इतना बड़ा बाहुबली बचपन की गलतियों का शिकार है, वहां सेक्स एजुकेशन होना ही चाहिए। नहीं तो आप ये रेप, ये मोलेस्टेशन ये कभी नहीं रोक पाओगे और वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी पोर्नोग्राफी बेच के पैसा कमाएगा इस देश में। तो करना ही चाहिए और करना ही होगा। सर, एक टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। आप ऑनलाइन इतना दिखाई देते हैं, तो कोविड के बाद एक फोर्स चेंज था ऑनलाइन एजुकेशन पर। क्या आपको लगता है गोइंग फॉरवर्ड, अगले 5 साल की बात करें या 10 साल की बात करें, क्या आपको लगता है ये जो क्लासरूम एजुकेशन है ये रिडंडेंट हो सकती है? ये क्लासरूम एजुकेशन का एक अलग मजा है तो वो कभी रिडंडेंट होगा नहीं? जो ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग वो जिंदा प्लांट से होती है, मुर्दे प्लांट से नहीं होती। लेकिन रेलेवेंसी होती है, चेंज होता है, टाइम होता है। अभी हमारे बच्चे हैं, ये तो उठना ही नहीं चाहते सुबह। हमें तो हमारी माता जी कम से कम 10-15 डंडा मारती थी सुबह, हम मार ही नहीं सकते। उनकी माता जी आगे खड़ी होते हो, बच्चे हैं, हम भी थे। तो आने वाली 10 साल की बाद की जो जनरेशन होगी वो शायद इसको पूरी तरह अडॉप्ट कर ले, बिकॉज चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। बट क्लासरूम इज लाइक अ लाइव प्लांट। यू सी द टीचर, यू फील द वाइब्रेशन, यू एंजॉय द ऑरा ऑफ द क्लास। अब इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े लोग, इनका ऑरा है। इफ दिस वुड हैव बीन ऑन ऑनलाइन, you would have never enjoyed the aura of these people. So you enjoy the aura, you enjoy the place, you enjoy the gravity. And then when you see all these things, the teacher also gets momentum. कि बॉस अब आगे बढ़ के ही मारना है। तो टीचर भी कभी कभी बहुत उदास हो जाता है कैमरे पे कि अरे भैया ये देखो न्यूटन ने भैया ऐसा कहा था, अब बाकी हमें पता नहीं कहा था कि नहीं। तो ऑफलाइन इज बेस्ट, बट ऑनलाइन कैन बी यूज्ड इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सर, मज़ा तो बहुत आ रहा है आपसे बात करके, पर समय की थोड़ी सी कमी है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा आपसे कि 3 गलतियाँ जो स्टूडेंट्स लाइफ में नहीं करनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमें, उनके लिए अगर मैं पूछ सकूँ कि आपके हिसाब से ऐसी वो कौन सी 3 गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। गर्लफ्रेंड को? टाइम इज, गर्लफ्रेंड आपकी है तो वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ा सकती है शाम को।
आप डिसाइड करेंगे ना आपकी गर्लफ्रेंड कैसी होगी। आपकी गर्लफ्रेंड से आप शाम को बैठ के बात कर रहे हैं कि तुम्हारी बुआ जी तुम्हारे पापा से लड़ रही, तो आप तो वैसे ही खत्म है। एम्बिशियस पर्सन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय लाइक माइंडेड पीपल। तो आपको टाइम अपना किसी को नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए। आपको हमेशा उस कंपनी में रहना चाहिए जिनका टेम्परेचर हाई रहता है। जैसे आप टेम्परेचर का एक लॉ है ना, टेम्परेचर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो। अब आप आईएएस बनना चाहते हो, आपका दोस्त कह रहा साहब भगवान हमको चपरासी बना दे तो हम बन जाएं, ऐसे आदमी को मार के भगा दो आप, वो आपको किसी काम का नहीं। उसका 10 डिग्री का टेम्परेचर है, 90 आपका खींच लेगा, आप जिंदगी भर ऐसे तड़पते रहोगे। और उस आदमी को अपने माँ बाप की बात जरूर मानना चाहिए। ये 3 काम हर स्टूडेंट को करना चाहिए। वो जहां भी फंसे उसको अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए, वो कोई भी बात हो। मारेंगे तो, जैसे लड़के बाहर कहते हैं सिगरेट पीने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो रिक्शे वालों का क्यों नहीं बढ़ता? उनका भी तो बढ़ना चाहिए। तो हर स्टूडेंट को अपनी माँ बाप से राय लेनी चाहिए, अपना समय किसी को नहीं देना चाहिए, और हाई टेम्परेचर के लोगों के साथ रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे जोजा सर के लिए।